विशेष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज दुर्गा अष्टमी है, कन्या पूजन की शुरुआत, यानी नारी को देवी बना देने का दिन। मगर राजनीति की विडंबना देखिए। राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 तो भाजपा ने 28 देवियों को मैदान में उतारा है। यह संख्या माथे पर बिंदी जितनी है। क्या ये संख्या में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगी? सनातन काल से चल रही बहस चुनाव में फिर प्रासंगिक हो गई। कब तक महिलाओं को देवी बनाकर हम चलेंगे? सवाल इसलिए कि सनातन के मुद्दे को जीने वाली भाजपा लगातार 3 चुनाव 2008, 2013 और 2018 में 10% के करीब महिलाओं को टिकट दिया था। इस बार 12% महिलाओं यानी 228 में 28 को टिकट दिया है। हाल ही में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए संसद ने लगभग 2 सांसदों को छोड़कर सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया। लंबी बहस हुई, पक्ष विपक्ष में नहीं, इस बात के लिए कि इसे तुरंत क्यों लागू नहीं किया जा रहा। अब संयोग है कि नवरात्रि में भाजपा उम्मीदवारों की सूची का स्वरूप स्पष्ट हुआ। अब तक की परंपरा से 2% से अधिक और प्रस्तावित आरक्षण से 21% कम सीटें नारी वंदन के लिए दी गई। अब बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। महिला आरक्षण तुरंत और इस चुनाव में क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये सवाल सबसे जोर शोर से पूछने वाली कांग्रेस थी। अपनी पहली सूची भी इसलिए रोक रखी थी कि शुभ मुहूर्त नवरात्रि में ही जारी हो। 9 दुर्गा के हिसाब से 9:09 पर सूची जारी की। 144 1+4+4 = 9 अंक के हिसाब से उम्मीदवारों की सूची जारी की। हालात यह कि कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में 12% के करीब प्रत्याशी मैदान में उतारती थी, अब बढ़ाकर 13% कर दी, यानी कि 1% अधिक और प्रस्तावित महिला आरक्षण से करीब 20% कम। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार महिला के हितैषी होने का दम भरते थे, लेकिन अगर सूची देखी जाए तो सच में सूची में महिलाएं उतनी हैं जितनी की माथे पर बिंदी लगाने जितना आप बिल्कुल इन्हें बोल सकते हैं। धनुषा, सही संज्ञा दी है आपने कि ये माथे पर बिंदी लगाने जितना अनुपात है। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं मैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 228 उम्मीदवार घोषित किए हैं, कांग्रेस ने 229 उम्मीदवार घोषित किए हैं जी। और लोकसभा महिला आरक्षण बिल को एक स्वर में समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं के आरक्षण को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित 228 उम्मीदवारों में से केवल 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने 229 उम्मीदवारों में से 29 महिला उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल 12.28% और कांग्रेस ने 12.66% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। साफ होता है कि दोनों राजनीतिक दल महिला प्रत्याशियों के जीतने पर पुरुषों की अपेक्षा उन्हें कम भरोसा है। बिल्कुल। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 230 में से 228 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस की जो सूची है अभी वर्तमान में 29 महिला उम्मीदवार है, इसमें एक उम्मीदवार बढ़ सकती हैं यदि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले आमला सीट पर कांग्रेस के द्वारा निशा बांगड़े को प्रत्याशी बनाया जाता है तो कांग्रेस की प्रत्याशी 30 हो जाएंगी। और अभी 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड पर रखी है, एक गुना और विदिशा। हालांकि उम्मीद नहीं है कि इस सीट पर महिला प्रत्याशी को उतारा जाएगा, लेकिन तब भी 28 तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और 29 कांग्रेस की हैं, जो 30 होने की संभावना है। बिल्कुल। यहाँ एक बार बता दूं मैं आपको कि जिन 28 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जी। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह है, हटा से उमा खटीक है, रैगांव से प्रतिमा बागरी है, चितरंगी विधानसभा से राधा सिंह है, मंडला विधानसभा से संपतिया उइके को मैदान में उतारा गया है, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन जो वर्तमान मंत्री है उनकी बेटी मौसम बिसेन या मौसमी बिसेन जो है उनको मैदान में उतारा गया है, खंडवा से कंचन तनवे को मैदान में उतारा गया है, पंधाना से छाया मोरे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेपानगर से मंजू दादू ये प्रत्याशी हैं। बुरहानपुर से पूर्व मंत्री रही है अर्चना चिटनिस जो 2018 के चुनाव में हार गई थी, उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। और धार से नीना वर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अम्बेडकर नगर महू विधानसभा से उषा ठाकुर हैं
और जयसिंह नगर से मनीषा सिंह है। हालांकि मनीषा सिंह का टिकट बदल दिया गया है, वो जहां जैतपुर से पहले विधायक रही है, अब वो जयसिंह नगर से चुनाव लड़ेंगी। और मानपुर से मीना सिंह मांडवे को मैदान में उतारा है। गोविंदपुरा ये गौर परिवार की सीट कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, तो यहाँ से वर्तमान विधायक कृष्णा गौर को ही भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। और देवास सीट से गायत्री राजे पवार हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। साथ ही इंदौर 4 से माननी गौड़ मैदान में है। अमरवाड़ा से मोनिका भट्टी, आपको याद होगा धर्मिष्ठा की जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची आई थी तो केवल एक नाम था, वो यही नाम था अमरवाड़ा विधानसभा सीट से मोनिका भट्टी का नाम था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। डबरा से 2018 के चुनाव में सुरेश राजे से चुनाव हारी इमरती देवी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से उन पर दांव खेला गया है, भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। सारी सीधी सीट पर जहां केदारनाथ शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनको वहां से हटा करके वहां की सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा गया। और परासिया से ज्योति बहरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। गौड़ा डोंगरी से गंगाबाई उइके, बीकन गांव से नंदा ब्राह्मणे और सैलाना से संगीता चारले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। आपको बता दूंगा कि सबलगढ़ से सरला यादव है, चाचौड़ा से प्रियंका मीना, जिनका बहुत विरोध भी हुआ था, प्रियंका मीना को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। छतरपुर से ललिता यादव एक बार फिर मैदान में है। पेटलाबाद से निर्मला भूरिया को मैदान में उतारा गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 28 प्रत्याशियों की सूची है जो मैदान में है, और ये भारतीय जनता पार्टी का इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में चेहरा होगी। जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने सारी सूची और सारी जानकारी दी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि कांग्रेस ने 30 तो भाजपा ने 28 देवियों को मैदान में उतारा है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह संख्या माथे पर बिंदी जितनी है। क्या इस संख्या के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगी महिलाएं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन यहाँ एक बात बता दूं मैं कि इस तरह से जहां कांग्रेस की सूची की भी हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला प्रत्याशी हैं उनके साथ में पहले मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो महिला प्रत्याशी हैं वो अभी वर्तमान में 29 का आंकड़ा है। और जैसा मैंने कहा कि अभी बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट से जो इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन जिनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का यदि इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी में 30 हो जाएंगे। इस तरह से वो पूरा बताना चाहूंगा कि बीना विधानसभा से निर्मला सप्रे, सोई से रक्षा राजपूत और रहली से इंजीनियर ज्योति पटेल को मैदान में उतारा है। जो मैं बता दूं कि रहली सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है, और इस सीट से कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा। सागर से निधि जैन है। निधि जैन की चुनाव में जो लड़ाई होना है भारतीय जनता पार्टी से, उनके जेठ यहाँ पर मैदान में है, तो निधि जैन सागर से होंगे। मतलब ये स्वाभाविक है कि सागर विधानसभा से कोई भी एक जैन विधायक बनकर आएगा, चाहे वो बहू आए निधि जैन या फिर उनके जेठ आए वहां पर। बांधवगढ़ में सावित्री सिंह है। दादावाड़ा से सुनीता पटेल जो वर्तमान विधायक, उनको मैदान में उतारा गया है। पुरवाई से कांग्रेस ने रानी अहिरवार को मैदान में उतारा है। सारंगपुर से कला मालवीय मैदान में है कांग्रेस का चेहरा बनकर, और नेपानगर से गेंदूबाई चौहान महिला प्रत्याशी है कांग्रेस की, और धार से प्रभा गौतम है। धोनी से कमलेश सिंह है, और जतारा से किरण अहिरवार पर दांव लगाया गया है। साथ ही खरगापुर विधानसभा से चंदा सिंह गौर हैं, रेगांव से कल्पना वर्मा है, और मलहरा से 2020 के उपचुनाव में चुनाव हार गई थी साध्वी रामसिया भारती, वह एक बार फिर मैदान में है, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। साथ ही नागौर से डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल हैं, मनगवा से बबीता साकेत हैं, और सिंगरौली से रेणु शाह कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सामने। यहाँ बता दूं मैं आपको कि जैतपुर से उमा दुर्वे, सिहोरा से एकता ठाकुर है, लांजी से हिना कावरे। हिना कावरे जो लिखीराम कावरे की बेटी हैं, बड़ा नाम आता है लांजी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन यहाँ एक बार फिर कांग्रेस ने उनको ही मैदान में उतारा। वर्तमान विधायक वहां से बालाघाट से अनुभा मुंजारे समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आई है। अनुभा मुंजारे को यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया, और बैरसिया से पिछला चुनाव हारी हुई जयश्री हरिकिरण को कांग्रेस ने एक बार फिर मैदान में उतारा है। पंधाना से रूपाली बारे हैं, और भीकन गांव से झूमा सोलंकी है। महेश्वर से विजय लक्ष्मी साधो जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रही है, उनको भी मैदान में उतारा है, दोबारा टिकट दिया गया है। सांवेर से रीना बोराती हैं, और उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी हैं। देवगढ़ से सेना पटेल की इनके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगा था कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए यहाँ से देवर भाभी को टिकट दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि एक बात यहाँ निश्चित हमें देखनी पड़ेगी, जो सवाल आपका था कि फिट इंडिया की जो लड़ाई है, अपने हक की जो लड़ाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% महिला आबादी मतदाताओं की है। मध्य प्रदेश में इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश में लगभग 5,60,60,925 मतदाता है, और इनमें से लगभग 2,88,25,607 पुरुष मतदाता हैं, और 2,72,33,945 महिला मतदाता है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में लगभग 50% महिला मतदाता है, लेकिन 230 सदस्यों वाली विधानसभा में वर्तमान में केवल 21 महिला विधायक हैं। 2020 के
की बात करें, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में वर्तमान में केवल और केवल 10% है। 21 महिला विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की 14 है और कांग्रेस की 6 है। जबकि बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 127 विधायक हैं और इन 127 में केवल 14 महिला विधायक हैं और कांग्रेस के 92 विधायकों में से केवल 6 महिला विधायक हैं। एक महिला विधायक बहुजन समाज पार्टी से है और पथरिया सीट से रामबाई जो जीत कर आई थी बसपा की सीट से, तो वो एक महिला विधायक है। हालांकि आज हम बता दें कि सकारात्मक जो सोच है वो आज भी बनी हुई है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात तो की जाती है। महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया है। महिला आरक्षण विधेयक जैसे कि कहा गया कि 2027 के बाद लागू होगा, क्योंकि जब परिसीमन लागू हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा, आयोग के द्वारा कर लिया जाएगा, उसके बाद में ये आरक्षण लागू होगा। बिल्कुल। यहाँ एक चीज मैं जरूर उल्लेख कर दूंगा आपको कि अपने हक की लड़ाई तो महिलाएं लड़ रही। अब जो परिसीमन आएगा, परिसीमन होने के बाद में महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा, तब 33% महिलाओं की भागीदारी होगी राजनीति में, सदन में उपस्थिति होगी। लेकिन आज हम 12.68% या 12.66% की जो बात कर रहे हैं, ये है। एक विशेष चीज का जरूर जिक्र करना चाहूंगा धर्मिष्ठा में यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने 66 साल में कुल 13 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें उज्जैन जिले से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया, जबकि कांग्रेस यहाँ से 3 बार, या हम कहें कि विधानसभा सीट महिदपुर, उज्जैन उत्तर सीट और उज्जैन दक्षिण सीट, इन सीटों से अभी तक 8 बार महिला प्रत्याशियों को कांग्रेस ने मौका दिया। उनमें से 4 बार महिला प्रत्याशी जीती हैं और 4 बार हारी हैं। हालांकि हारने के बाद भी कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया है। इस बार 2023 में कांग्रेस ने माया त्रिवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां बता दूं मैं आपको कि 1957 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जिले की पहली महिला राजदान कुंवर किशोर उज्जैन उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ी थी और वो 11,669 वोटों से चुनाव जीत गई थी। नागदा खाचर विधानसभा से एक भी महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी किसी ने भी उम्मीदवार नहीं बनाया। अभी तक के 13 विधानसभा चुनाव में से 1980 में मात्र एक महिला प्रत्याशी स्नेहलता राठी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ी थी और उन्हें 159 वोट मिले थे। इसके बाद एक भी महिला प्रत्याशी ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा है। मैं बता दूं कि उज्जैन उत्तर सीट जो है, क्योंकि यहाँ पर महिला प्रत्याशियों को मौका कम मिला है, लेकिन छोटे चुनाव, नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की बात करें, जनपद पंचायत के चुनाव में महिला प्रत्याशियों को पार्टियों ने मौका जरूर दिया है, लेकिन छोटे चुनावों के लिए महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है, चुनाव में उतारा जाता है। मैं इस चीज का पूरा एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कि 1957 में राजदान कुंवर किशोरी उज्जैन उत्तर से जीती थी और 1967 में हंसाबेन उज्जैन उत्तर से हार गई थी और 1993 में महिदपुर से कल्पना पारुलकर चुनाव हार गई थी। 1998 में कल्पना पारुलकर चुनाव जीत गई थी और 1998 में प्रीति भार्गव उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीती थी। वहीं 2003 में उज्जैन दक्षिण से प्रीति भार्गव चुनाव हार गई थी। 2008 में महिदपुर से कल्पना पारुलकर चुनाव जीत गई थी। 2013 के चुनाव में महिदपुर सीट से कल्पना पारुलकर चुनाव हार गई थी। ये उज्जैन उत्तर सीट का रहा है। जी नमस्कार। जी सूरज जी, जैसा कि आपने बताया सारी सीटों का उल्लेख किया, साथ में आपने ये भी कहा कि जो छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, जैसे कि छोटे स्तर की जो पद होते हैं उसके लिए महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है, इसीलिए शायद महिलाओं को वहां मौका मिलता है। सवाल यहाँ यही है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सूची का सभी को इंतजार था। जिस तरह महिला विधेयक आया था, जब महिला आरक्षण बिल आया था, तो सभी को लगा था कि इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव देखा जाए तो महिला मतदाता अधिक मात्रा में और महिला मतदाताओं को साधने की कवायद सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में केवल मतदाताओं को साधने की कवायद हो रही, महिला प्रत्याशियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, ये कहना चाहिए कि महिला मतदाताओं, चूंकि जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा बताया कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है इस बार और महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ और केवल मतदाताओं की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में इस बार 2,88,25,607 पुरुष मतदाता और 2,72,33,945 महिला मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ी है, महिला मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। और महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ने के कारण ही राजनीतिक दलों का जो विशेष आकर्षण है। हम बात करें कुछ योजनाओं की, तो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिला मतदाताओं के लिए योजनाएं निकाली है। लाडली बहना योजना उनकी संचालित हो रही है, जो
और जिससे गेम चेंजर माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी महिला मतदाताओं के लिए नारी सम्मान योजना की घोषणा की है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नारी सम्मान योजना के तहत मध्य प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए उनके खाते में हर माह दिए जाएंगे। तो यहाँ ये जो स्थिति है, महिला मतदाताओं को रिझाने की तो कवायद की जा रही है, लेकिन महिला प्रत्याशी, क्योंकि यहाँ जैसा मैंने बताया कि पितृसत्तात्मक सत्ता की जो सोच है, इस सोच के चलते यहाँ दो बातें जरूर आएंगी। पहली तो ये कि महिला प्रत्याशियों के जीतने के चांसेस कितने प्रतिशत ज्यादा होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि महिला प्रत्याशी कितना सघन प्रचार कर पाएंगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि पारिवारिक बंदिशें होती हैं या आज जिस समाज की, हालांकि आज हम इस समाज में नहीं है, उस युग में नहीं है जहां महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाएं, लेकिन आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जमीन से लेके आसमान तक का और आसमान के पार अंतरिक्ष तक का, या फिर जमीन के अंदर हम पाताल तक की बात करें, तो हर जगह महिलाओं की उपस्थिति है, महिलाओं के नाम वहां पर अंकित हैं। रही बात चुनाव की, तो केवल चुनाव में आज हम जो देख रहे हैं कि महिला प्रत्याशियों की जो प्रतिशत है, महिला प्रत्याशियों का जो आंकड़ा है, जैसा आपने एक बहुत सही शब्द कहा है कि महिला का जो है चुनाव के माथे पर बिंदी जैसा ही यह प्रतिशत है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी ने 12.28% महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने 12.66% महिला मतदाताओं को मैदान में उतारा। तो ये जो स्थिति है, यहाँ जनता के सामने एक नजीर पेश किया जा सकता था। हालांकि मैं आपको और बता दूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ही नहीं, और भी अन्य दल हैं जिन्होंने महिलाओं को इस समय मैदान में उतारा हुआ, और महिला प्रत्याशी के रूप में कुछ और महिला, जैसे हम बात करूं कि सपा ने पहले सुमावली सीट पर मंजू सोलंकी को मैदान में उतारा था, और हालांकि सपा ने बाद में नाम बदलकर पुरुषोत्तम शर्मा को यहाँ से टिकट दे दिया है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी में भी ये जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं, वो अन्य दल जो मध्य प्रदेश में इस बार आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने चाचौड़ा सीट से ममता मीणा को टिकट दिया है। बिल्कुल। तो यहाँ शायद सूरज जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम हमारी टीम से कहेंगे वो फिर संपर्क करने की कोशिश करें। हाँ, बात हो रही थी महिला आरक्षण की, जहां बात करी गई थी कि महिलाओं को प्रत्याशी बनाया जाएगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों से उम्मीद की गई थी कि इस बार जब वो सूची जारी करेंगे तो उसमें महिला मतदाताओं का आंकड़े को देखते हुए महिला प्रत्याशियों की संख्या भी तय की जाएगी। लेकिन बात वही कि जब सीटें आई, जब प्रत्याशियों की सीट घोषित की गई या सूची आई, भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, देखा गया सूची के अंदर महिलाओं का प्रतिशत माथे पर बिंदी जितना ही था। बात करें राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए संसद ने लगभग 2 सांसदों को छोड़कर सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया। लगा था कि इसके बाद जब सूची आएगी तो महिला प्रत्याशियों का प्रतिशत बढ़ेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। विपक्ष की अगर यहाँ बात करें तो कांग्रेस, जब महिला आरक्षण बिल लाने की बात हुई थी तो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस ने यहाँ करी थी। कांग्रेस ने साफ कहा था कि ये बिल अभी क्यों नहीं आ रहा है, इसे अभी क्यों लागू नहीं किया जाए। तो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस जब अपनी सूची लाएगी तो महिला मतदाताओं को यहाँ ध्यान में रखेगी, महिला प्रत्याशियों को यहाँ मौका देगी। कांग्रेस की सूची के अंदर महिलाओं की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सूची देखो चाहे कांग्रेस की सूची देखो, दोनों में ही महिला प्रत्याशियों का आंकड़ा समान है, कोई ज्यादा अंतर नहीं देखा गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की महिला आरक्षण तुरंत और इसी चुनाव में क्यों लागू नहीं हो रहा, ये सवाल सबसे जोर शोर से पूछने वाली कांग्रेस ही थी। अपनी पहली सूची भी इसलिए रोक रखी थी कि शुभ मुहूर्त नवरात्रि में ही जारी हो। 9 दुर्गा के हिसाब से 9:09 पे सूची जारी की थी कांग्रेस ने, मतलब पूरा ध्यान रखा था कि 9 दुर्गा में, नवरात्रि में देवियों को ध्यान में रखते हुए शुभ मुहूर्त में सूची जारी करी। लेकिन उन्हीं महिलाओं को जिन्हें हम देवी की तरह पूजते हैं, उन प्रत्याशियों को बहुत कम अधिकार दिया गया। इस सूची में जगह मिली लेकिन नाम मात्र की। कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में 12% के करीब प्रत्याशी मैदान में उतारती थी, अब बढ़ाकर 13% कर दिया, यानी 1% अधिक, और प्रस्तावित महिला आरक्षण से करीब 20% कम। यहाँ ये सच भी जानना जरूरी है कि वर्तमान में 51.5% पुरुषों के मुकाबले 48.5% महिला वोटर है। हमारी मान्यताओं में नारी का दूसरा नाम शक्ति है। हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी। जी धर्मेश जी, आपकी बात पूरी कीजिए।
हाँ, जिस तरह से जो मैं बता रहा था कि अन्य राजनीतिक दलों ने महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है, क्योंकि जैसे मैं पथरिया सीट की बात करें, विधानसभा क्रमांक 54, रामबाई वहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थी और बसपा ने एक बार फिर से ही उनको मौका दिया है जी। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जैसा कि मैंने कुछ नाम गिनाए हैं और यहाँ सरिता पांडे सिरमौर से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। कुछ और नाम मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये जो महिला प्रत्याशी हैं, रानी वर्मा को बहुजन समाज पार्टी ने सिंघावल से टिकट दिया है और इसके अतिरिक्त उषा कौल को आम आदमी पार्टी ने मानपुर से टिकट दिया है। कुंती कौल को समाजवादी पार्टी ने बड़वारा से टिकट दिया है। और यह जो महिलाओं का प्रतिशत है, सही कहा आपने कि ये महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने एक सीट का जिक्र किया था जी, लांजी सीट का, जहां से कांग्रेस ने हिना काबरे जी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने ईश्वरी मानकर को यहां से मैदान में उतारा है और किरण मरकाम को बहुजन समाज पार्टी ने बरघाट सीट से टिकट दिया है। और इसके अलावा सविता अहिरवार को बहुजन समाज पार्टी ने गाडरवारा सीट से टिकट दिया। यहाँ वर्तमान में महिला विधायक हैं सुनीता पटेल और वहां से बहुजन समाज पार्टी ने सविता अहिरवार को मैदान में उतारा है जी। और इसके अलावा पंचवटी अहिरवार को बहुजन समाज पार्टी ने सुहागपुर सीट से मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी की एक और प्रत्याशी पिपरिया से प्रतिभा अहिरवार यहाँ से मैदान में है। और बहुजन समाज पार्टी ने पाखौदा सीट से महिला प्रत्याशी चंदा बी उनको मैदान में उतारा हुआ है। साथ ही यदि हम बात करें कि भोपाल मध्य से समाजवादी पार्टी ने शमा तनवीर को मैदान में उतारा हुआ है जी। और इस तरह से महिला प्रत्याशियों का जो प्रतिशत है वो हम देख रहे हैं कि महिला प्रत्याशियों की स्थिति जो है केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में नहीं, अन्य पार्टियों ने भी उनको कहीं ना कहीं मैदान में उतारा हुआ है। तो ये जो स्थिति है, कहते हैं कि परिवर्तन एकदम से नहीं आता है, बिल्कुल शनै शनै आता है और ये शुरुआत तो हो गई है कि आज अगर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 28 और कांग्रेस ने 29 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जबकि अभी वर्तमान में केवल विधानसभा में 230 विधानसभा में 21 प्रत्याशी महिला जो जीत कर पहुंची, केवल 10% की भागीदारी है। और यदि ये हो जाती है, यदि ये सारे प्रत्याशी जो उतरे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो या कांग्रेस को, यदि इनमें से जीत करके जाते हैं तो ये लगभग 25% का आंकड़ा भी हो सकता है। हालांकि उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि जहां हम मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास देखते हैं तो महिला प्रत्याशियों की उपस्थिति वहां से 10% के आसपास ही रही है। और मुझे अनुमान है कि ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार भी जो है सदन के अंदर 230 सदस्यीय विधानसभा में 10% के आसपास ही महिला प्रत्याशियों की संख्या रहने वाली। बिल्कुल जी धर्मेश साहब। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा, अगर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा भी जाता है तो उनके जीत के आसार कम होते हैं, इसका कोई खास कारण? नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि 2 कारण जी। पार्टियां सोचती हैं कि महिला प्रत्याशी कितने प्रतिशत जीत सकती है जी, कितने प्रतिशत उनके जीत के चांसेस हैं। दूसरा कि वो घर से बाहर निकल करके कितना चुनाव प्रचार कर पाएंगी। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं विचार किया जाता है और इन सब स्थितियों को देखने के बाद में ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ एक बात बता दूं मैं, आपके मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, एक बार कांग्रेस ने पिछले चुनाव से ज्यादा महिला प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। यदि हम जिले की बात करें, सागर जिले में अगर हम देखें तो सागर में 4 महिलाओं को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। बुंदेलखंड में महिलाओं को साधने का पूरा प्रयास किया है। कांग्रेस ने अब तक जैसे मैंने बताया कि जिन महिलाओं को टिकट दिए हैं, यहाँ पर बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना का प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए कांग्रेस ने नारी शक्ति का कार्ड खेला है और इस क्षेत्र में ज्यादातर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कद्दावर मंत्री हैं गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह, इनके खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए इन्होंने नारी शक्ति का सहारा लिया है। कांग्रेस ने खुरई से कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह के खिलाफ रक्षा राजपूत को उम्मीदवार बनाया है। रक्षा राजपूत स्थानीय है, नया चेहरा है। हालांकि ये विरोध में इनके स्वर हमेशा रहे हैं। माना जा रहा है कि रक्षा राजपूत जो है वो भूपेंद्र सिंह को कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसा ही है तो खुरई में जल्दी ही महिला विधायक देखने हो सकती है, क्योंकि वो प्रखरता से अपनी बात रखती है। खुरई और रैली हम बात करें कि रैली सीट पे कांग्रेस ने अब तक के सारे किए गए प्रयोग असफल रहे हैं, इसलिए स्थानीय और नए चेहरों को कांग्रेस ने मौका दिया है जी। रैली विधानसभा सीट से गोपाल भार्गव के खिलाफ ज्योति पटेल को उतारकर कड़ी चुनौती देने का प्रयास किया गया है। ज्योति पटेल इंजीनियर हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, इसके अलावा भाषण देने में मुखर मानी जाती हैं।
माना जाता है कि उनकी जो भाषण शैली है वो बहुत मुखर है। दिल्ली विधानसभा से महिलाओं के साथ युवाओं का भी उनको समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने सागर से निधि जैन, रेली से ज्योति पटेल, खुरई से रक्षा राजपूत और बीना से निर्मला सप्रे को उम्मीदवार बनाया। यह पहला अवसर है जब सागर जिले की एक ही पार्टी से 4 महिलाएं चुनाव लड़ने वाली हैं। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि 2013 और 18 में भूपेंद्र सिंह ने खुरई विधानसभा क्षेत्र में विजय हासिल की थी और इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति खराब होती गई। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही नहीं था, इसलिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। यदि रक्षा राजपूत 2 साल से खुरई में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करती रही हैं, सक्रिय रही हैं, तो ये उनको कहीं ना कहीं इसका अभी फायदा मिला है। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने सारी जानकारी दी है। एक सवाल और यहाँ ये है कि जिस तरह नारी बंधन अधिनियम जब आया था तो बात चली थी कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हितैषी है, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सूची आई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि इसमें महिलाओं का आंकड़ा जो रहेगा ज्यादा रहेगा। उसी तरह अगर बात करें कांग्रेस की, तो मुख्य विपक्षी दल जो है कांग्रेस, उसने भी महिला आरक्षण तुरंत और अभी लागू करने को लेकर कई सवाल उठाए और जोर शोर से इस मुद्दे को भी उठाया। तो कांग्रेस की सूची में भी उम्मीद की जा रही थी कि महिला प्रत्याशियों का जो रहेगा आंकड़ा वो अधिक रहेगा, लेकिन दोनों ही सूचियों में देखने में आया कि महिला प्रत्याशियों पर इन दोनों टीमों ने ज्यादा भरोसा नहीं जताया है। लगभग आंकड़ा बराबर का है जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो आंकड़ा है लगभग बराबर का है। एक जगह 28 उम्मीदवार हैं और एक जगह 29 उम्मीदवार हैं। हालांकि 2 प्रत्याशी अभी भारतीय जनता पार्टी के बाकी हैं घोषित होना और 1 प्रत्याशी कांग्रेस की अभी घोषित होना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो देखना लाजमी बन जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल, उन्होंने आरोप लगाया था कि महिला सुरक्षा और सम्मान, इसको लेकर के उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा की विरोधी है और महिला सम्मान की विरोधी है। निशा बांगरी के मामले में उन्होंने बयान दिया था, जो विभा पटेल हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यहाँ एक बात जरूर साफ आ जाती है कि जिस तरह से आरोप लगाया कांग्रेस ने कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, तो कांग्रेस ने भी महिलाओं को बहुत ज्यादा आगे नहीं किया है। बिल्कुल। हाँ, केवल अभी 1 सीट आगे कह सकते हैं हम। वर्तमान की स्थिति में केवल 1 सीट ज्यादा कांग्रेस ने दी है भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा। लेकिन यहाँ अभी 1 सीट अगर और बाकी है और जैसा कि मैंने कयास लगाए जा रहे हैं, संभावना है कि वहां से निशा बांगरे कांग्रेस प्रत्याशी हो सकती है। तो अगर वो हो जाती है तो भी केवल 30 प्रत्याशी कांग्रेस के होंगे। बिल्कुल। 230 में से 30 प्रत्याशी, 13% के आसपास का आंकड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो 33% का आंकड़ा छू पाना, हाँ, जैसा कि जब महिला आरक्षण विधेयक जिसका आपने जिक्र किया, तो दोनों पार्टियों ने बढ़ चढ़ करके उसमें अपना वो बताया, क्योंकि महिला मतदाता साधने की कहीं ना कहीं उनका एक निशाना रहा है कि महिला यदि उसके खिलाफ में जाएंगे तो महिला मतदाता हमसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए आगे आकर के समर्थन तो किया, लेकिन वो समर्थन सूची में दिखा कि कितना समर्थन। बिल्कुल। हालांकि राजनीतिक दलों का एक एजेंडा होता है कि उनको जिताऊ प्रत्याशी चाहिए होते हैं, जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं। अब हो सकता है राजनीतिक दलों के सर्वे में, राजनीतिक दलों के पैमाने पर महिला प्रत्याशी ज्यादा जीतने वाली ना हो, लेकिन जैसा कि हमने देखा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो मध्य प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो मध्य प्रदेश में, महिलाएं जीतकर आती हैं, महिलाएं मंत्री बनती हैं और उनको मंत्री बनाना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं कैबिनेट में भी देना अनिवार्य होता है। बिल्कुल जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी मान्यताओं में नारी का दूसरा नाम शक्ति है। इस शक्ति को बहुमत के आईने में देखें तो पिछले 4 चुनावों में जिन्हें मौका मिला उनमें भाजपा में 46% और कांग्रेस में 32% महिलाएं चुनाव जीती, जो कमोबेश पुरुषों के आंकड़े के बराबर ही थी। फिर भी महिलाओं प्रत्याशियों के चुनाव के समय देखा जाए तो सूचियों में महिलाओं का नाम बहुत कम था। यहाँ एक शेर याद आता है कि तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखा तो कम ही निकलता है। बिल्कुल महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार हमें जगह मिलेगी, सूची में हमारा संख्या बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखना होगा आगे क्या होता है विधानसभा चुनाव में। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।